डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 6। नेक्स्ट डे। रियांश के कहे मुताबिक ध्रुव ने मीडिया हेडलाइंस में अनाउंस कर दिया था ऑडिशन 2 दिन बाद होने वाला था और इसमें जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता था। आज उन्हें घर जाना था, यानी जिंदल पैलेस। जिस वजह से रियांश का तो पता नहीं, लेकिन ध्रुव बहुत ज्यादा खुश था। शाम का वक्त था जब दोनों ही जिंदल पैलेस पहुंच चुके थे। रियांश हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए दरवाजे पर खड़ा था। सामने उसकी मां खड़ी उसकी और ध्रुव की आरती उतार रही थी। प्रकाश जिंदल को चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे सुपुत्र के चेहरे पर एक ही सड़ा हुआ एक्सप्रेशन रहेगा। ना जाने इसकी मां ने इसे क्या खाकर पैदा किया था। प्रकाश जी, जिनकी नजरें रियांश के ऊपर ही थी, वो उसे देखते हुए अजीब सी शकल बनाकर चिढ़ते हुए बोले। तभी रियांश एकदम से उनके सामने आ धमका। रियांश, हाँ तो डैड आप कुछ कह रहे थे, शायद कुछ सवाल थे कि मॉम ने मुझे क्या खाकर पैदा किया था। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मॉम ने वही खाया होगा जो आपने खिलाया होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप कुछ ऐसा वैसा तो खिलाया नहीं होगा। रियांश टेढ़ी स्माइल कर अपने डैड को चिढ़ाते हुए बोला और वहां से बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे में चला गया। रियांश इस परिवार में सबसे ज्यादा प्यार अपने डैड से करता है, उसके बाद आती है उसकी मां। हैरान हुए, ना कि मां से ज्यादा पापा से प्यार तो जरूरी नहीं, हमेशा ज्यादा प्यार मां को ही मिले। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से प्रकाश जी हमेशा क्षमा जी पहले मायने रखते हैं रियांश की जिंदगी में। खैर, अब तक मेहमान आना शुरू हो चुके थे क्योंकि आज ध्रुव की बहन और घर की इकलौती बेटी माहिरा का एंगेजमेंट रायचंद परिवार के बड़े बेटे माहिर रायचंद के साथ होने वाली थी। रायचंद पैलेस में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, जहां जेंट्स तैयारियां देख रहे थे क्योंकि उन्हें 2 घंटे बाद ही जिंदल पैलेस के लिए निकालना था। तो वही लेडीज सजने संवरने में बिजी थी, जहां सिद्धि जी ने डार्क ब्राउन रंग की एक्सपेंसिव नेट साड़ी विद डायमंड एंड गोल्ड से डिजाइन किया हुआ साड़ी वेयर किया था, तो वही उनकी बड़ी बेटी सुमन राजपूत ने डार्क ब्लू इवनिंग गाउन पहना हुआ था, चेहरे पर भर भर के मेकअप जिसमें यकीनन वो सपनों की मल्लिका जैसी लग रही थी। सब खुद में बिजी थे सिवाय एक के, अनन्या, जिसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो इस वक्त दिन भर नेट पर सर्च मार मार कर कोई जॉब देख रही थी। तभी उसकी नज़र उस अनाउंसमेंट पर पड़ी जो रियांश की कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे देख अनन्या ने बिना वक्त गवाए अपना रिज्यूमे भेज उस कंटेस्ट में हिस्सा ले लिया। वो इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। अब ये कंपटीशन उसका करियर डिसाइड करने वाला था। अब उसका फ्यूचर इस कॉन्टेस्ट पर टिका था। सारे फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अनन्या थक कर इस अपने कमरे में तबेला बेचकर सो रही थी। उसका एक पैर कहीं और था तो दूसरा पैर बेड से नीचे लटक रहा था, सर तकिया के नीचे ऊपर नहीं और आधा शरीर ब्लैंकेट से कवर हुआ था। अनन्या सोई हुई उस अजीब से पोजीशन में भी किसी नन्हे खरगोश की तरह क्यूट लग रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और धीरज रायचंद अंदर एंटर हुए, लेकिन वो अकेले थे। आज पहली बार उन्होंने अपनी नन्ही सी बच्ची को सोते हुए देखा था, जिसे देख उनकी आंखें भर आई। वो कैसे इतना क्रूएल हो गए जो अपनी ही बच्ची के साथ इतनी ज्यादती कर बैठे। उन्हें आज खुद से भी नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। खैर, उन्होंने खुद को नॉर्मल किया और अनन्या सिरधाने जाकर बैठ उसके ऊपर से पिलो हटा अनन्या का सहलाने लगे। धीरज रायचंद, अन्नू बेटा वेकअप, आपको कहीं जाना है। धीरज काफी देर हिचकाए, फिर अंत में खुद को हिम्मत देकर अनन्या का सहलाते हुए धीरे से बोले। वही उनकी बातें सुनकर पहले तो अनन्या कसमसाए और फिर दूसरी तरफ मुंह कर सो गई। अनन्या, क्या बाबा सोने दीजिए ना, आपको पता है ना हमें कोई सोते हुए जगाए, ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अनन्या ने नहीं बल्कि मिली ने कहे थे अपने बाबा से, जिनसे आखिरी वक्त में भी जुड़ी हुई थी, फोन के सहारे ही सही। वही उसके मुंह के से खुद के लिए बाबा सुनकर धीरज जी ने जो आंसू अपने आंखों में बड़ी मुश्किल से छुपा रखे थे, आखिरकार वो लुढ़ककर उनके गालों पर आ ही गए। उन्होंने दोबारा अनन्या को जगाने की कोशिश की और इस बार अनन्या झट से उठकर बैठ गई। उसने जैसे ही अपने पास धीरज को देखा, वो तुरंत खरगोश की तरह उछलते हुए बेड से नीचे कूद गई। यू करू मैन, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आए हैं। अनन्या तुरंत खुद को डिफेंस करने के लिए पोजीशन में आते हुए अपने नाक सिकुड़कर धीरज जी से बोली। वही उसकी बात सुनकर तो पहले धीरज जी ने अजीब सा मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पहले वर्ड पर ध्यान दिया तो वो अनन्या को अपनी आंखें छोटी छोटी कार घूरने लगे। धीरज रायचंद, नहीं, हमें कोई शौक नहीं है आपको मारने का। हम यहाँ पर सिर्फ ये बताने आए थे कि तैयार हो जाए, आज आपके भाई की सगाई है जहाँ पूरे परिवार वालों को जाना है।
अनन्या वो अच्छा मैं खामखा डर गई थी, चलिए ठीक है फिर जाइए सब लोग एंड एंजॉय, मैं घर पर एंजॉय कर लूंगी, आज तो बहुत मजा आएगा, अब तो घर भी बीच कर सो जाऊंगी। धीरज जी की बातों का जवाब देते हुए अनन्या बेफिक्री से बोली, और जैसे ही दोबारा सोने जाने वाली थी उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से टांग लिया। और अब अनन्या हवा में लटक रही थी, उसने अपने टमी पर पकड़ बनाए उन हाथों को देखा और फिर बिना पीछे मुड़े गुस्से से खुद को नीचे उतार बिना पीछे वाले को समझने का मौका दिए उसे अपने कंधे पर उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। जिस वजह से उस लड़के की चीख निकल गई, वो रोनी सूरत लिए अनन्या को देख रहा था। अरे बहन, आज के दिन ही अपने भाई का कमर तोड़ेगी कि मेरी होने वाली बीवी शादी से पहले ही डाइवोर्स दे देगी। माहिर जिसने अनन्या को पीछे पकड़ा था वो कराहते हुए अनन्या से बोला, पहले भी चाहे कोई अनन्या को सपोर्ट करे या ना करे लेकिन माहिर हमेशा से ही उसके साथ खड़ा रहा है। और इतने दिनों में मिली को अनन्या के मेमोरी से इतना तो पता चल ही गया था, लेकिन फिलहाल के लिए सबको लगता है उसकी यादाश्त गुम है और इस गलतफहमी को वो दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए माहिर की बातों पर उसने नॉर्मली रिएक्ट करते हुए कहा, अब ऐसे पकड़ोगे बिना बताए चोर की तरह तो पटकाओगे ही, तो आइंदा से ध्यान रखना ब्रो, वरना अगली बार बालकनी से बाहर फेंक दूंगी। अनन्या की बात सुनकर मिहिर का मुंह बन गया। खैर वो अपनी जगह से उठा और अपने हाथ में लिए बैग को अनन्या को पकड़ा दिया। माहिर, जानता हूँ तेरे पास ड्रेस नहीं होगी इसलिए ये लेकर आया हूँ, इसे तेरे भाई ने अपने पसंद से खरीदा है, जा तैयार हो जा, साथ में एंट्री मारेंगे। एपिसोड 7। माहिर की बात सुनकर अनन्या ने उसे अजीब तरह से घुरा और बैग खोल ड्रेस बाहर निकाला तो वो ड्रेस बहुत खूबसूरत था। बेबी पिंक कलर का वो गाउन दिखने में काफी यूनिक और एक्सपेंसिव लग रहा था। ऊपर ऑफ शोल्डर और उसके अपर पार्ट में थरी लेयर चुनकर उसे एक ही में अटैच कर चोली में लगाया गया था। ठीक यही उस ड्रेस के कमर से लेकर थाई तक आने वाली जगह थरी केयर चुन किया गया था और उस पर छोटे छोटे वाइट डायमंड से सजाया गया था, बाकी का एरिया सिंपली डिजाइन किया गया था। उस ड्रेस का जो फैब्रिक था वो काफी सॉफ्ट और एक्सपेंसिव था। अनन्या को वो ड्रेस काफी पसंद आया, वो टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट में बाथरोब पहन बाहर आकर वो ड्रेस लेकर सीधा क्लोजेट में चली गई। अनन्या जैसे ही वो ड्रेस पहनकर बाहर आई, माहिर और धीरज जी की नजरें नहीं हट रही थी, वो उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी। आज जाकर धीरज को रियलाइज हुआ था कि उनकी बेटी कोहिनूर है, हद से ज्यादा खूबसूरत, और घर में छोटी होने के बावजूद वो इतनी समझदार हो गई थी कि उनकी हर बात को चुपचाप मान लेती थी और वो उसे बेवकूफ समझते थे। कितने बदनसीब पिता है वो, उनकी नन्ही परी इतनी बड़ी हो गई और वो उसे हमेशा दुख देने के सिवा कुछ नहीं दे पाए, ना अच्छी यादें, ना उसका बचपना, ना बाप का प्यार मिला उसे, ना माँ का। अब धीरज जी से और वहां नहीं रुका गया और वो वहां से बाहर निकल एकांत में चले गए। माहिर जिसने अपने पापा के हर एक्सप्रेशन को नोटिस किया था, उसे आज उन्हें गलत साबित होता देख काफी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। बहुत दुख दिया था उन्होंने उसकी बहन को। खैर अनन्या ने जल्दी से अपना हल्का लाइट मेकअप किया, उसके बाद अपने बालों को जिसे उसने सुखाने के बाद जुड़ा किया हुआ था उन्हें खोल दिया। उसके बाल खुलते ही कमर से नीचे तक बिखर गए। अनन्या ने आगे के बालों को सेंटर में मान बनाया और दोनों तरफ थरी लेयर ब्रेड बनाकर पीछे ले जाकर अटैच कर दिया। उसने अपने ज्वेलरी में से बेबी पिंक टियारा निकाला और उसे अपने बालों में अटैच कर दिया। एक हाथ में ब्यूटीफुल ब्रेसलेट जिसमें डायमंड की कारीगरी थी और उसमें स्टार्स मून बीच में हॉट को लटकाया गया था। वो ब्रेसलेट अनन्या के हाथों में कतई जहर लग रहा था। दूसरे हाथ में अनन्या ने ब्लैक रिस्ट वॉच कैरी किया जिसमें छोटे छोटे रूबी जड़े हुए थे। गले में पेंडेंट और हील पहन अनन्या ने अपना लुक कंप्लीट किया और खुद को शीशे में देख एक फ्लाइंग किस देकर कमरे से बाहर निकल गई, जहां माहिर ब्लैक रंग का इंडो वेस्टर्न कैरी किए खड़ा उसे का वेट कर रहा था। जब पूरे परिवार वालों की नजर अनन्या पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। ऊपर से अनन्या की गहरी हल्की गुलाबी आंखें उसे सबसे अलग और स्पेशल बना रही थी। उसे देखकर दाइमा तुरंत उसके पास आए और अपने आंखों से काजल निकालकर उसने कान के पीछे लगा दिया और माहिर के कान के पीछे भी और उनकी बलाइयां ले ली। हालांकि सुमन पहले ही अपनी मां सिद्धि जी के साथ निकल चुकी थी, जिसके बाद अनन्या धीरज जी और माहिर के साथ एंगेजमेंट डेस्टिनेशन के लिए निकल गई, जिंदल पैलेस। सभी लोग तैयार होकर होटल के लिए निकल चुके थे सिवाय रियांश और ध्रुव के, जो अपने स्टडी रूम में बैठे किसी क्लाइंट से इम्पोर्टेंट डील कर रहे थे। उनकी मीटिंग लगभग 15 मिनट चली जिसके बाद दोनों ही होटल के लिए निकल गए। वैसे भी उन्हें तैयार होने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही कयामत ढा रहे थे।
अनन्या अपने डैड और भाई के साथ 2 घंटे के सफर तय करने पर होटल पहुंच गई, जहां रेड कारपेट का पूरा इंतजाम किया गया था और इस पर सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को जाना था, जिनके पीछे अगल बगल खड़ी लड़कियां उनके ऊपर फूल बरसाने वाली थी। होटल के बाहर पहुंचते ही सबसे पहले फ्रंट सीट से धीरज जी और माहिर निकले। धीरज जी ने अभी अपनी नन्ही परी को निकलने से माना किए थे, जिस वजह से अनन्या कार के बैक सीट पर खर्राटे ले रही थी, जिसे देख दोनों ने अपना सिर पिट लिया। खैर माहिर बाहर निकलकर वहां खड़े एक रेड लैम्बोर्गिनी के पास गया, जिसे देख एक बॉडीगार्ड दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी माहिर ने उसे हाथ दिखा वही रोक दिया और खुद आगे बढ़ दरवाजा खोल अपने हाथ आगे कर दिए, जिसके बाद अंदर से एक बेहद खूबसूरत हाथों ने उसके हाथों को थाम लिया। जिसके बाद माहिरा ने अपना एक कदम बाहर रखा और माहिर के सहारे कार से बाहर निकल गई। रेड कलर के ब्राइडल गाउन में वो कतई जहर लग रही थी, जिसे देख माहिर अपनी पलकें झपकना भूल गया था। अभी वो दोनों खड़े ही थे कि तभी वहां एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज रुकी, जिसमें से दुल्हन के दो राक्षस भाई एटीट्यूड से बाहर निकले। ब्लैक अरमानी सूट विथ वाइट फॉर्मल शर्ट, बालों को जेल से सेट किए, क्लीन सेव और परफेक्ट वी शेप ज्वालीन में रियांश ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था, चेहरे पर हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन लिए। दूसरी तरफ ध्रुव ने भी डार्क ब्लू अरमानी सूट पहना था, जेल से सेट किए बाल, हल्की दाढ़ी में वो बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा लग रहा था। वही रियांश को देख सुमन पगला गई थी। वो कुछ भी करके रियांश के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाना चाहती थी, लेकिन अफसोस रियांश और ध्रुव ने सबको इग्नोर किया और सीधा माहिरा के पास चले गए, जहां माहिर उसका हाथ थामे खड़ा था। हालांकि ये वर्ल्ड के दो सबसे पावरफुल फैमिलियों के बीच रिश्ता जुड़ रहा था, लेकिन अभी मीडिया वगैरह को इन सब से दूर रखा गया था। माहिरा अपने भाइयों की देखकर बहुत खुश थी। उसने माहिर की तरफ उसका इशारा समझते ही माहिर ने उसका हाथ छोड़ दिया और माहिरा सीधा जाकर रियांश और ध्रुव के गले लग गई। अब सभी को अंदर जाना था, तभी धीरज जी अपनी कार के पास वापस जाने लगे अपनी मिनी कुंभकर्ण बेटी को उठाने के लिए। माहिर भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपनी लिटिल प्रिंसेस के बाहर आने का, और यहाँ उनकी लिटिल प्रिंसेस अभी भी तबेला बेचकर सो रही थी। एपिसोड 8। धीरज जी कार के पास गए और उन्होंने अनन्या को पकड़कर हिलाते हुए बाहर आने को कहा। वही अनन्या जो गहरी नींद में सोई हुई थी, धीरज जी के उठाते ही वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। अनन्या, मिस्टर अकड़ू रायचंद, अभी अभी लगभग मुझे मिनी हार्ट अटैक आकर गया है, ऐसे कौन उठाता है? अनन्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने नाक सिकुड़कर बोली। धीरज रायचंद, अगली बार मैं नया तरीका लेकर आऊंगा इस मिनी कुंभकर्ण को उठाने के लिए। धीरज जी भी अनन्या को चिढ़ाते हुए अपने एयरब्रोज उठाकर बोले। उनकी बात सुनकर अनन्या ने कुछ नहीं कहा और कार से बाहर निकल गई। उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की थी, वो डायरेक्ट ही कार से बाहर आकर अंगड़ाई लेने लगी जैसे अभी अभी पिंजरे से आज़ाद हुई हो। लेकिन तभी उसे अपने कई घूरती नज़रें महसूस हुई, जिसका एहसास होते ही अनन्या ने आसपास देखा तो वो पूरे गेस्ट के बीच थी। ऐसे सिचुएशन में जहां लोग बहुत नर्वस फील करते हैं, वही अनन्या हमेशा की तरह अपने बोल्ड अवतार में उन लोगों को घूरने लगी। उसे देख माहिर ने अपना सर पिट लिया। हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ना जाने इसके अंदर किसकी आत्मा घुस गई है। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये सच में अनन्या है भी या नहीं। माहिर अनन्या को घूरते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर माहिरा उसे घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, तुम्हारी बहन इतनी बोल्ड है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उस पर प्राउड फील करना चाहिए, उसके उलट तुम उस पर डाउट कर रहे हो। माहिर को जैसे ही इसका एहसास हुआ, उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। खैर आदत से मजबूर अनन्या वहां से सीधा माहिर और माहिरा के पास आ गई। उसने माहिरा की बलैया लेकर चाहते हुए कहा। अनन्या, ओ माय गॉड भाभी, आप तो कितनी सुंदर हो, फिर आपने इस बंदर में ऐसा क्या देख लिया है जो इससे शादी कर रही ही? मैं तो इसकी शादी बकरी से करवाने वाली थी। शकल बिल्कुल छछूंदर जैसी है इसकी, और आवाज उसका तो पूछिए मत। कभी गलती से भी शादी के बाद इसका गाना मत सुन लेना, वरना इसकी फटी सड़ी हुई आवाज सुनकर कान से खून निकल आएगा। अनन्या माहिर को एक तरफ कर खुद उसके पास खड़ी हो गई और उसके हाथों में एक डायमंड का रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन में बना ब्रेसलेट, जिस पर ब्लू और रेड रूबी जड़े हुए थे, और उसमें लटकन थी जिसमें माहिर का नाम स्टाइल से लिखा हुआ था। उसे माहिरा के हाथ में पहनाकर एक क्यूट सी स्माइल दे दी। उसके बाद उसने मेहर की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिसे देख अनन्या ने अपने कंधे उचका दिया, जैसे कह रही, जो मुझे तुम्हारे घूरने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो अपनी ये आंखें किसी और को दिखाना। वही माहिरा जो उस ब्रेसलेट को बार बार देख रही थी, वो था ही इतना खूबसूरत, लेकिन कोई मानेगा इसे खुद अनन्या ने बनाया था अपनी मेहनत से, जिसके तेज तरार दिमाग में हजारों यूनिक डिजाइन्स हमेशा नाचते दौड़ते रहते हैं। और फर्स्ट लकी पसंद माहिरा थी, जिसे अनन्या अपना खुद का ब्रेसलेट तोड़कर उसके लिए ये यूनिक मल्टी रेयर ब्रेसलेट बनाया था, जो अब ट्रेंडिंग होने वाला था।
अनन्या साइड जाकर खड़ी हो गई, जिसके बाद माहिर और माहिरा रेड कार्पेट पर चलते हुए होटल के अंदर एंटर हो गए। उनके साथ बाकी के फैमिली मेंबर्स और गेस्ट भी। धीरज रायचंद तो अनन्या को किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने साथ ही उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे, जिससे अनन्या बुरी तरह चिढ़कर ऊब गई थी और इस वजह से वो मन ही मन उन्हें कोसते हुए हजार तरह का मुंह बना रही थी, जिसमें वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बिना कोई एफर्ट्स डाले ही हजारों के दिलों पर अपने नाम का मोहर लगा दिया था, जिसमें कुछ तो सिर्फ सपने देख सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अब उसे पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। उनमें से एक वो था जिसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, ना ही उसे लड़कियां पसंद थी। बरसों से बंजर और बंद पड़े दिल को आज उसकी एक नज़र ने धड़कने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, वो रियांश जिंदल, जिसके लिए लड़कियां कोई मायने नहीं रखती, वो आज अपना वजूद भूलकर किसी सरफिरे आशिक की तरह अपलक अनन्या को ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद माहिरा माहिर के सामने स्टेज पर खड़ी थी। उसके सामने माहिर अपने हाथों में रिंग किए खड़ा था। माहिर, मंजिल की परवाह कभी की ही नहीं हमने, बस तेरे संग ये जिंदगी का सफर बिताने का ख्वाब देख। तुझे अपना बनाने का ख्वाब कभी देखा ही नहीं, बस तेरा हो जाने का ख्वाब देखा। विल यू बी माई लाइफ लाइन माई लव। माहिर घुटनों पर बैठे हुए माहिरा के सामने अपनी अंगूठी कर अपना सर नीचे किए बोला। उसकी बात सुनकर माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वो तुरंत नीचे घुटनों के बल बैठ गई। माहिरा, कैसे कहूँ, अपना बना लो मुझे, बाहों में अपनी समा लो मुझे। आज हिम्मत करके कहती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, अब तुम ही संभालो मुझे। माहिरा नीचे बैठ माहिर का चेहरा पकड़ उसके माथे को चूमते हुए बोली। उसकी बात सुनकर माहिर के होठों पर लंबी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत माहिरा को रिंग पहना दिया, जिसके बाद माहिरा ने भी उसे रिंग पहनाया और दोनों ने एक दूसरे को जोर से हग कर लिया। तभी उनके कानों में तालियों की तेज आवाज गई, जिसके बाद दोनों झट से एक दूसरे से दूर हुए। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अनन्या, जो कोने के एक टेबल पर बैठी सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, उसकी नज़र अंधेरे में खड़े एक आदमी पर गई, जिसे देख उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगा। वो अपनी ड्रिंक छोड़ उस जगह से उस अंधेरे कोने में देखने के लिए चली गई। वो आगे जाते जा रही थी, तभी उस अंधेरे में उसे एक कमरे के अंदर से किसी घुटी घुटी सी आवाज़ आई। जब अनन्या ने उस कमरे को हल्का सा खोल अंदर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसका गाउन साइड में रखे कांच के शोपीस से टकराया और एक तेज आवाज के साथ नीचे गिर चूर चूर हो गया, जिसे देखकर अनन्या की जान हलक में अटक गई। वो अपनी जगह जम सी गई थी। उसे अपने सामने उस अंधेरे में किसी की बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। तभी किसी ने उसके मुंह को पीछे से दबा एक कमरे के अंदर खींच लिया। एपिसोड 9। अनन्या को किसी ने झटके से कमरे के अंदर खींच लिया और उसे बिस्तर फेंक खुद सोफे पर बैठ गया और इसी के साथ दरवाज़ा भी एक तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया था। अनन्या को जैसे ही इसका एहसास हुआ तो तुरंत उठकर बैठ गई, लेकिन क्योंकि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था तो अनन्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद पकड़ने वाले ने उसे कमरे में बंद कर खुद चला गया हो, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और कमरे में लाइट का स्विच ढूंढने लगी और काफ़ी मशक्कत के बाद फाइनली उसे स्विच ढूंढ लिया। अनन्या ने तुरंत स्विच ऑन किया, जिसके बाद पूरे कमरे में रोशनी हो गई। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके सामने एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स हाथों में बड़े बड़े गन्स लिए खड़े थे। हालांकि उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने अपने पूरे चेहरे को मास्क से ढक रखा था। अनन्या ने उस आदमी को घूर के देखा, जिसकी सिर्फ नीली आंखें दिख रही थी। उसकी वो आंखें अनन्या के क्यूट से गुस्से से लाल चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने आसपास अपने आदमियों को देखा और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया। उसका इशारा समझकर सभी गार्ड्स बाहर चले गए, जिसे देख अनन्या को अब हल्का डर लगने लगा था कि आखिर ये आदमी उसके साथ अकेले में करने क्या वाला है। वो सामने देखने लगी खिड़की से बाहर, जहां वो 20वें फ्लोर पर थी। अनन्या की हालत बुरी हो गई। खुद को इतनी ऊंचाई पर देखकर यहां से कूदना भी पॉसिबल नहीं था। तभी वो आदमी यानी रियांश अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे अनन्या के करीब आने लगा। अनन्या, देखो मिस्टर, मुझे ना हल्के में लेने की कोशिश मत करना, समझे? तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत खतरनाक हूँ, इसलिए इज्जत से मुझे जाने दो वरना मैं चिल्ला दूंगी। दूर रहो मुझसे। अनन्या रियांश को खुद के करीब आते देख खुद के डर को काबू में करते हुए उसे धमकी देकर बोली। उसकी बिना सैर पैर की बातें सुनकर रियांश जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर उसे चिढ़ाने वाली हंसी थी, जैसे वो कह रहा हो कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा सिवाय मेरे बेबी डॉल। उसकी बात समझकर अनन्या उसे और बुरी तरह घूरने लगी। तब तक रियांश बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। उसने अनन्या के इर्द गिर्द अपनी बाहों में उसे कैद कर लिया और बिल्कुल उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए इंटेंस आवाज में बोला,
बेबी डॉल, पता है तुमको, मैं जिस चीज़ को एक बार अपना समझ लेता हूँ उसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहता हूँ। अब ये उसकी मर्जी से हो या मेरी ज़बरदस्ती से होना, तो उसे मेरा ही पड़ता है और अपनी चीज़ों को मैं छीनना अच्छी तरह जानता हूँ। रियांश की बात सुनकर अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा था, जिसे काबू में करते हुए उसने रियांश को पूरी ताकत से खुद से दूर धक्का दिया और वहां से खिड़की की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाती, रियांश ने उसे पकड़कर पीछे से अपने गिरफ्त में ले लिया। रियांश, क्या लगता है बेबी डॉल, इतने बड़े कांड करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ आकर, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था। अब तैयार हो जाओ मेरे पिंजरे में कैद होने के लिए, और अगर एक बार कोई आरजे के कैद में आता है तो वो कभी आज़ाद नहीं हो पाता। रियांश अपनी पकड़ अनन्या पर मजबूत करते हुए बोला। उसकी बातें अनन्या को डरने पर मजबूर कर रही थी। वो खुद को कोस रही थी कि आखिर वो पार्टी से यहाँ आए ही क्यों। तभी रियांश ने उसके गर्दन के बगल वाले नस पर प्रेस कर दिया, जिस वजह से अनन्या बेहोश होकर उसके बाहों में झूल गई। रियांश उसे गोद में लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी को भनक तक नहीं लगी कि अभी अभी इस होटल के अंदर किसी का मर्डर और किसी का किडनैप हो चुका है। सब खुद में मशगूल होकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अनन्या की मां सिद्धि जी, जो इतनी देर से अनन्या को ढूंढ रही थी ताकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन उन्हें अनन्या कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने होटल से बाहर भी जाकर देख लिया था, लेकिन फिर भी अनन्या का कोई आता पता नहीं था, जिससे परेशान होकर सिद्धि जी सीधा अपने पति धीरज जी के पास चली गई। सिद्धि जी, सुनिए, आपने अनन्या बच्चे को कहीं देखा? हमने हर जगह ढूंढ लिया उन्हें, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। यहाँ तक कि होटल के बाहर भी नहीं है। हमने वॉशरूम भी चेक किया खुद से जाकर, लेकिन हमें वो वहाँ भी नहीं मिली। सिद्धि जी धीरज जी के पास आते हुए परेशानी से बोली। उनकी बात सुनकर धीरज जी भी परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले घर पर फोन करके दाई माँ से पूछा कि कहीं अनन्या घर तो नहीं चली है, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली। अब तक ये बात पूरे मीडिया में फैल चुकी थी कि धीरज रायचंद की बेटी का किडनैप हो चुका है। माहिर के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अनन्या को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पार्टी में आई ही नहीं थी। धीरज जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कौन सा नया दुश्मन है जो अब उनकी बेटी को उनके नाक के नीचे से उठा ले गया, और उन्हें इसकी भनक भी नहीं लगी। वो अपना सर पकड़े सोफे पर बैठे हुए थे। उनके पास सोधी जी बैठी रो रही थी। उनका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था रोने की वजह से। माहिर तो कब का वहां से निकल गया था अपनी बहन को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ रियांश की कार शहर से बाहर जंगल के बीचों बीच एक आलीशान हवेली के बाहर रुकी, जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का शक पहरा था। अगर वहां एक बार कोई फंस गया तो उसका निकलना लगभग ना के बराबर था। एक बॉडीगार्ड ने आकर रियांश के कार का दरवाजा खोला, जिसके बाद रियांश अनन्या को अपनी गोद में लिए कार से बाहर निकला और हवेली के अंदर चला गया। इतने दिन में ही उस जंगल से भूखे भेड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो बेहोश पड़े अनन्या के कानों में हल्की हल्की जा तो रही थी, लेकिन बेहोशी उस पर इस कदर छाई थी जो उसे आंखें ना खोलने पर मजबूर कर रही थी। वो जितना कोशिश करती खुद को होश में लाने की, उतनी उसके ऊपर बेहोशी हावी होते जा रही थी। अब वो रियांश जिंदल यानी आरजे के चंगुल में फंस चुकी थी, जहां से निकलना मुश्किल ही नामुमकिन था। लेकिन क्या अनन्या खुद को निकाल पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एपिसोड 10। अनन्या को जब होश आया तब उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां उसे एक शानदार और काफी लग्जूरियस बेड पर लेटाया गया था। उसने इस वक्त खुद पर ध्यान दिया तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसके कपड़े चेंज था। अब उसके बदन पर गाउन की जगह एक डार्क ब्राउन प्रिंसेस टॉप और पैंट था, जो काफी महंगा और खूबसूरत था। अनन्या खुद को इस हालत में देख और रियांश की हरकत याद कर डर गई। उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसके कपड़े रियांश ने ही चेंज किए होंगे। आज वो खुद को सबसे ज्यादा बेबस और असहाय महसूस कर रही थी। क्या कान्हा, मैंने सोचा था कि अब मेरी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी लाइफ में और मैं आराम से अपना करियर बनाऊंगी, खूब नाम भी कमाऊंगी, लेकिन आपने मुझे ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? ऐसी लाइफ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अनन्या मन ही मन अपने कान्हा को याद करते हुए बोली। उसे काफी रोना आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसे कमजोर नहीं पड़ना था, इसलिए वो अपनी जगह से उठी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा बाहर से लॉक निकला, जिसे देख अनन्या का दिमाग बुरी तरह सटक गया। नहीं सीरियसली, एक तो उसे बिना वजह किडनैप किया और उससे भी मन नहीं भरा तो कमरे में लॉक कर दिया। साला, एक बार बाहर निकल जाओ, फिर बताऊंगी इस आरजे उर्फ गोरिल्ला डायनासोर इंसानी रूपी पिशाच को, कमीना कहीं का। अनन्या ने अब तक मन ही मन रियांश को गाली देते हुए उसे कई नए नामों से नवाज चुकी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी रियांश उसके सामने आ जाता तो वो उसका गाला घोंट देती, लेकिन अफसोस ऐसा वो सिर्फ अपने सपनों में कर सकती थी।
अभी अनन्या सोच ही रही थी कि तभी कमरे की दरवाज़ा खुला और एक मेड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में एंटर हुई। डोर को ओपन होता देख अनन्या की आंखें तारे की तरह चमकने लगी। मेड मैम, आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर ले, बॉस ने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि हम आपको ब्रेकफास्ट करा दें वरना वो हमें बहुत बुरी तरह पनिश करेंगे। वो मेड डरते हुए अनन्या से लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अनन्या, अरे यार चिल करो। अनन्या रायचंद कभी टेस्टी खाने को नहीं छोड़ती और वैसे भी उस नालायक आदमी की वजह से मैं अपने इतने खूबसूरत मासूम खाने को क्यों छोड़ूंगी। अनन्या उस मेड के कंधे को थपथपाते हुए बोली और खाने पर टूट पड़ी। बेचारी मेड अभी भी सदमे में खड़ी अनन्या को किसी भुक्कड़ की तरह खाते हुए देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से खाना नहीं मिला हो। क्या मैडम भूखमरी में पैदा हुई थी जो ऐसे खा रही है? उन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे एक हफ्ते से भूखी हो। वो मेड अपनी आंखें बड़ी किए मुंह खोले बोली, क्योंकि अब तक अनन्या ने सारा खाना साफ चट कर दिया था। वही रियांश अपने केबिन में बैठे उसकी एक एक हरकत को कैमरे में देख रहा था। उसकी बातें जो उसने नाम दिया था, जितनी गालियां दी थी, उसके जानवरों की तरह खाने के तरीके को, हर एक चीज को उसने अच्छी तरह नोटिस कर रहा था। जब से उसने कियारा के मुंह से अपने लिए इतने अतरंगी नाम सुने थे वो तब से ही काफी चिढ़ा हुआ था, जिसका भुगतान बेचारे ध्रुव को करना पड़ रहा था। वो भी मन ही मन रियांश और अनन्या को कोसते हुए उस फाइल्स को ढेर को देख रहा था जिसे इस राक्षस ने अभी अभी कंप्लीट करने को कहा था। साला कमीना कहीं का, हमेशा किसी और के गुस्से का शिकार मैं हो जाता हूँ। इसके साथ काम करना ही बेकार है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसके साथ काम करने के लिए आया था। इससे अच्छा तो कहीं ड्राइवर बन जाता मैं। हाँ तो तुझे रोका किसने? अब भी वक्त है, जा कर ले ड्राइवर का काम और मैं निश्चित करूंगा कि यहाँ से निकलने के बाद तुझे कहीं काम ना मिले। फिर तुझे घर में भी नहीं घुसने दूंगा, ना किसी लड़की को तेरे आसपास भी भटकने दूंगा। ध्रुव जो रोनी सूरत लिए बिना अपने आसपास देखे लगातार रियांश को कोसे जा रहा था। उसकी बात सुनकर रियांश शैतानों की तरह हंसते हुए लगभग उसे धमकाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर बेचारे ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कोलगेट का प्रचार कर दिया और वहां से अपने सारे फाइल्स उठाकर अपने केबिन में चला गया। इस बीच लगातार रियांश उसे घूर रहा था जैसे उसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। शाम को रियांश जैसे ही ऑफिस से अपने मेंशन लौटा वो सीधा ही अनन्या के कमरे में चला गया, जहां वो खाना खा पीकर आराम से बिस्तर औंधे मुंह सोई हुई थी, जैसे उसकी किडनैपिंग न होकर उसकी खातिरदारी हो रही थी। और ऐसा था भी क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी तब से उसका ख्याल किसी प्रिंसेस की तरह रखा जा रहा था। रियांश अंदर आकर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने अभी भी ऑफिस का कपड़ा ही पहना हुआ था, ऊपर के वाइट शर्ट के 3 बटन खुले छोड़ रखे थे। उसने टाई शायद निकाल दी गई थी, जिस वजह से रियांश का चौड़ा सीना हीरे की तरह धमक रहा था। उसके बाल बुरी तरह इधर उधर उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिस वजह से वो हॉट के साथ साथ हैंडसम भी लग रहा था। अगर इस वक्त उसके सामने कोई और लड़की होती तो उसके बिस्तर पर जाने का लिए आराम से तैयार हो जाती। रियांश की आंखों में एक नशा सा भरा हुआ था। अनन्या को देखकर उसके लिए रियांश के अंदर कितने जज्बात उमड़ रहे थे। इसकी वो नशीली नजरें लगातार अनन्या पर गड़ी हुई थी, जिसका एहसास उसे नींद में भी हो गया था। जब अनन्या से उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं हुई तो वो झटके से उठकर बैठ गई। उठते ही उसकी नजरें इधर उधर उस अनजान मगर स्ट्रॉन्ग मेनली परफ्यूम जो उसके पूरे कमरे में फैली हुई थी, वो उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर टिक है, जहां एक तेज और हैंडसम लड़का बैठा उसे ही एकटक देखे जा रहा था। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, दिख रही थी तो सिर्फ उसकी गहरी नीली आंखें, जिसके अंदर सिर्फ उसके लिए, उसे पाने के लिए एक नशा सा भरा हुआ था। जो उसे पाने के लिए जुनूनी जिद्दी था, वो कुछ भी कर सकता था। एक संकी की तरह वो उसे देखे ही जा रहा था। उसकी ऐसी नज़रें देख अनन्या को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। वो वहां से उठकर बाहर निकालना चाहती थी। वो जैसे ही बिस्तर से उतरी बाहर भागने के लिए, वैसे ही सोफे पर बैठे उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आदमी ने अपने लंबे हाथों को उसकी तरफ बढ़ा, उसे अपने गोद में खींच लिया। नशा है उनके प्यार का जिसमें हम खो गए। उन्हें भी पता नहीं चला कि कब हम उनके हो गए। तेरी ख्वाहिश कर ली तो कौन सा गुनाह किया। लोग तो इबादत में पूरी कायनात मांग लेते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।